वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। आज संडे, हर कोई अपने घर में अपने फैमिली के साथ बिजी है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज जो एसेट क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अपने घर से काफ़ी रिलेटेड है। घर से बोले तो इसको एक हम होमली एसेट क्लास भी बोल सकते हैं। किसी भी हालत में किसी भी इनकम के लोग अपने घर में कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदते हैं। चाहे वो अपने बीवी को गिफ्ट करने के लिए हो, चाहे पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे फ्यूचर सेविंग्स के लिए हो। तो गोल्ड के साथ हम इंडियंस का एक बहुत अच्छा रिलेशन है कि हम लोग इसको एक एसेट की तरह प्लस एक ज़रूरत की तरह प्लस इस एक शौक की तरह ट्रीट करते हैं, जो अल्टीमेटली हम लोग के लिए एक वेल्थ जनरेट करते हैं, चाहे आप वो जानबूझ के करें चाहे बिना जान के करें। तो ये गोल्ड क्यों हम लोग का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक पार्ट होना चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेंगे कि गोल्ड कैसे मूव करता है, कब मूव करता है, क्यों मूव करता है, उसका फ्यूचर हिस्ट्री, प्रोबेबल आउटलुक फॉर फ्यूचर। और इसी टाइम पे हम लोग अचानक क्यों गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाने का डिसीजन लिया, वो हम आज चलो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए पहले ही देखते हैं गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है। देखिए, गोल्ड का दाम बढ़ता रहता है ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। अब कभी भी पकड़िए, हाँ बीच बीच में एक लॉन्ग 10 ईयर्स आते हैं जब गोल्ड का दाम कंसोलिडेट करता है या थोड़ा डाउन मूव देता है। जैसे कि आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं, 1970s के आसपास गोल्ड का दाम था $38 पर ओजन पर आउंस। पर आउंस का मतलब हो गया आपका 28.35 ग्राम्स। तो आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट पर 10 ग्राम का रेट आ जाएगा। वो तो इधर बताने वाली बात नहीं है। तो हम देख सकते हैं 1970 से इनिशियली गोल्ड का एक रैली हुआ 1974 तक, जहाँ पे वो $187 तक चला गया। उसके बाद नीचे आया 1976 तक $124 तक। उसके बाद फिर ऊपर चला गया $533 तक। तो हमेशा गोल्ड का दाम बढ़ता रहता है ऑन ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेसिस। लेकिन हम लोग को लगता है कि गोल्ड, अरे भाई इतना दाम चला गया, गोल्ड में हाथ नहीं लगा सकते हैं, कैसे अफोर्ड करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड का उतना ज़्यादा फंडामेंटल नहीं है, टोटली डिपेंड करता है आपका अफोर्डेबिलिटी और आपका सेट ऑफ माइंड के ऊपर। समझ लीजिए, जब 2008-9 में गोल्ड का दाम था पर 10 ग्राम करीब 8-9 हज़ार के आसपास, तब भी इंसान का मंथली इनकम का रेशियो जो है, पर कैपिटा इनकम इंडिया का कम था। तभी आदमी सोचते थे यार कॉस्टली है, 7 हज़ार आ जाएगा तो ले लेंगे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2018 में आई थिंक अराउंड 30,000 दाम था। तब भी आदमी सोचता था कि बहुत ज़्यादा दाम है, 24,000 आ जाएगा तो ले लेंगे। अभी हाल ही का बात है, कुछ साल पहले भी आदमी सोचते थे कि अरे 50,000 चला गया गोल्ड, 40 आएगा तो लेंगे। और अभी सोच रहा है कि 60-65 है, 50 आएगा तो ले लेंगे, अभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऐसा दिन भी आने वाले टाइम में आना चाहिए एज पर हिस्ट्री, जब गोल्ड का दाम मे बी 90,000 1 लाख हो जाए और हम लोग तब आस लगा के बैठे रहे कब 65-60 आएगा, आएगा कि भी नहीं, तब जाके कुछ खरीद लेंगे जितना जमा पूंजी है उससे, अपने बेटी के लिए हो चाहे बेटे के लिए हो चाहे फ्यूचर सेविंग्स के लिए हो। तो ये सेट ऑफ माइंड है जो टाइम के साथ चेंज होता है। तो अचानक बढ़ने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद आदमी समझ जाता है कि अभी गोल्ड यहीं पे रहना है, दिस इज़ द न्यू प्रोबेबल लो, दिस इज़ द न्यू प्रोबेबल रूफ। उसके बाद फिर वो अपग्रेड होता जाता है, क्योंकि गोल्ड ऐसा एक एसेट क्लास है जिसको हम लोग समझ लीजिए कैसे बोलते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट अपना डॉलर रिजर्व रखता है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, तो गोल्ड इज़ क्वाइट लाइक दैट। लेकिन डॉलर में कैसा है, आज यूएस का हालत ख़राब हो गया है या दूसरे देश एक दूसरे के साथ अपना करेंसी में ट्रेड करना चालू कर देंगे, तो एक टाइम में आ सकता है कि डॉलर ख़राब हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि डॉलर एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देखेंगे 1970s तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, व्हेयर एज गोल्ड इज ऑन अप ट्रेंड। दैट इज़ वाई कि गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया भर में जिनके पास काफ़ी कैपेसिटी है, अभी गोल्ड रिजर्व पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वही एक वजह है कि 2000 के बाद से गोल्ड का अपराइजिंग मूव लीड हो रहा है यहाँ पे। तो वही बात है कि गोल्ड जैसे 1984 के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, फिर वो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, अभी ऑल टाइम हाई में है। लास्ट फ्राइडे का हम लोग क्लोज देखेंगे तो इसलिए एक कारण बनता है गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखने का लॉन्ग टर्म। नंबर वन। नंबर टू, हम देखेंगे कि आज क्यों अचानक मैंने डिसाइड किया गोल्ड के ऊपर भी रेट। तो देखिए, गोल्ड एक आज
ऐसे जगह पे है जहाँ पे हम टेक्निकली देखेंगे तो इसमें काफ़ी ऊपर तरफ जाने का आसार बन रहा है। जैसे जो जो टेक्निकल्स जानते हैं वो जानते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड टर्म में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर करके उसको ब्रेकआउट किया है गोल्ड का प्राइस, मतलब यहाँ पे एक बुलिशनेस क्रिएट हुआ, नंबर वन। थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में जाएंगे लॉन्ग टर्म में तो आप देखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है जिसका भी ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर ये लेवल के ऊपर गोल्ड सस्टेन करता है तो गोल्ड का काफ़ी ऊपर तक जाने का जगह है, नंबर टू। और नंबर थ्री, तो ऊपर जाएगा तो कितना तक जा सकता है, एक प्रोबेबल टारगेट लगाते हैं। हालांकि हम लोग गोल्ड बाइंग का रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं बना रहा है, आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, बट यहाँ पे जस्ट हम ये डिस्कस करना है गोल्ड का प्राइस बढ़ना है, बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, कौन बढ़ा सकता है, क्या होना है, ये सब सीखने के लिए हम लोग आज का वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले जितने भी रैलीज हुए हैं गोल्ड में वो प्राइमरीली टू मेजर वेव्स में डिवाइडेड है। नंबर वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक उछला नीचे आया फिर उछला फाइनल टॉप हुआ। उसके बाद भी इधर आप देख सकते हैं 2000 से जो इनिशियल डिकेड वाला रैली है वहाँ पे एक उछला फिर फॉल हुआ फिर उछला। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला रैली भी उसी हिसाब से करना चाहिए। तो इसको हम अगर एलियट वेव पैटर्न में चले जाएंगे तो प्राइमरीली अगर इसको वेव 1 2 3 4 पकड़ते हैं तो वेव 5 हैव जस्ट बिगन, नंबर वन। नंबर टू, वेव 5 में वेव 2 होके वेव 3 हुआ है तो मतलब वेव 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद एक वेव 4 रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद वेव 5 फाइनल टॉप करेगा आने वाले टाइम के लिए। एक कारण ये है टेक्निकली। दूसरा और एक कारण आपको दिख रहा है कि इधर में इसके पहले जो पैटर्न बना था यहाँ पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड कप एंड हैंडल पैटर्न करके ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी वही पैटर्न बना हुआ है मतलब क्वाइट सिमिलर। तो अगर टारगेट प्रिडिक्ट करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो यहाँ का फॉल हुआ था उसका 4.61 टाइम्स 618 टाइम्स एक्सटेंशन लेवल तक गया था ये। अगर वही चीज़ यहाँ पे घटता है तो गोल्ड का एक प्रोबेबल टारगेट चार्टिकली बन रहा है 3200 के आसपास, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 60% अपसाइड में है। तो हम अगर इंडियन प्राइस में पकड़ लेते हैं तो प्योर गोल्ड का अभी दाम चल रहा है 65,000, तो उसका 1.6 टाइम्स मतलब 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न पैटर्न का ब्रेकआउट टारगेट पकड़ते हैं तो भी एक मिनिमम टारगेट बनता है 2875, 2875 जो करंट लेवल से 40% ऊपर है, मतलब वहाँ पे भी हम लोग 90,000 प्लस लेवल्स देख रहे हैं गोल्ड के लिए। तो ये एक टेक्निकल आउटलुक बन रहा है, उस हिसाब से गोल्ड में हम लोग बुलिश हो सकते हैं। ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है उसका वैल्यू कितना जा सकता है, आपको कितना टैक्स भरना पड़ सकता है, अगर आपका गोल्ड लोन है उसका क्या वैल्यू होगा, उसके ऊपर आप कितना लोन ले सकते हैं, यही पर्पज़ है हम लोग का गोल्ड का एक प्रोबेबल टारगेट प्रेडिक्ट करने का। हम लोग का ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे बाई टिप्स दे खरीदे इधर स्टॉप लॉस रखे उधर जाएगा, वो सब नहीं है। तो टेक्निकल पैटर्न बोल रहा है कि ये 2000 लेवल के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो ऊपर में 2875 और 3200 तक जा सकता है। अगर जाता है तो कौन लेके जाएगा गोल्ड को, गोल्ड का देखिए फंडामेंटल उतना ज़्यादा तो अवेलेबल है नहीं, ये टोटली डिमांड सप्लाई सिनारियो है। और सेकेंडरीली ये टोटली करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका देश कितना देखिए, इंडिया तो काफ़ी गरीब देश है, लेकिन इंडियन हाउस वाइफ्स हैज़ अ वेरी कीन इंटरेस्ट टू परचेज गोल्ड, क्योंकि उन लोग को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है। इसलिए इंडियन हाउसवाइफ्स के पास जितना गोल्ड कॉमुलेटिवली मिल जाएगा शायद किसी देश का जीडीपी उतना नहीं है, ठीक है ना। वेरएज काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके हाउस वाइफ्स को, यूरोपियन कंट्रीज़ हो चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ हो, वो उतना ज्वेलरी भारी भरकम ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, नहीं उन लोग का वो उसमें इंटरेस्ट है, तो उन लोग के पास उतना गोल्ड आपको मिलेगा नहीं। तो ये टोटली आपका देश कितना गरीब है कितना अमीर है उसके ऊपर नहीं, कंजम्पशन के ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करता है, और डॉलर क्रूड ये सब के साथ एक कोरिलेशन है। तो यहाँ पे हु कैन ड्राइव गोल्ड हायर, अगर गोल्ड का मूवमेंट किसी के ऊपर डिपेंड करता है वो है डॉलर इंडेक्स। तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का एक इन्वर्स कोरिलेशन है। तो यहाँ पे एक नया इंडिकेटर हम
आपको सिखाने वाला है वो है कोएफिशिएंट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, इसमें अगर वैल्यू जीरो के नीचे रहता है मतलब दोनों इनवर्स मूव करता है, मतलब डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा। और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो के आसपास आएगा तो मतलब सिमिलर मूवमेंट रहेगा। और अगर सीसी पॉजिटिव में रहेगा मतलब को मूवमेंट रहेगा। ये सिंपल चीज़ आप समझ गए। तो अगर नीचे ये आप जो सेगमेंट देख रहे हैं यहाँ पे देखेंगे कि तो मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड और डॉलर का इनवर्स कोरिलेशन रहा है क्योंकि वो जीरो के नीचे रहा है। और बीच बीच में वो भी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए गोल्ड और डॉलर का सीसी मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव में जाता है। तो हम लोग जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं और प्रेजेंट सिनेरियो के लिए सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग सोचेंगे कि इनवर्स कोरिलेशन मतलब अगर डॉलर आगे चल के नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर चलेगा, यही हम लोग का प्राइमरी टारगेट है। और सेकेंडरी टारगेट क्या है कि इनवर्स कोरिलेशन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट अभी पूरा नीचे नहीं आया है, नीचे इधर तक जाने का जगह है, तभी जाके जैसे इधर नीचे आएगा तो इन्वर्स रिलेशन रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, उसके बाद वापस आएगा तब भी इन्वर्स रिलेशन रहेगा, वो वापस आके ज़ीरो जाएगा तब जगह फ्लैट होगा। तो हम लोग के पास काफ़ी स्पेस है इस एंगल से। तो हम लोग को पहले सोचना है कि डॉलर आगे चल के गिरने वाला है कि बढ़ने वाला है। तो हम अगर डॉलर का चार्ट थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे कि डॉलर इंडेक्स ये काफ़ी नीचे है। पहले हम एक बार प्रीवियस हिस्ट्री को टैली कर लेते हैं। देखिए इधर में ये ऑरेंज लाइन जो है डॉलर इंडेक्स है मतलब DXY, और ब्लू लाइन गोल्ड है। देखिए इधर डॉलर गिरा, गोल्ड बढ़ा, इधर डॉलर बढ़ा, गोल्ड गिरा, वापस डॉलर गिरा, गोल्ड बढ़ा, फिर यहाँ से थोड़ा ये देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया, तब गोल्ड का डिमांड ज़्यादा था इसलिए डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस डिसाइड हुआ, नॉट विद DXY। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ता गया, ये चीज़ यहाँ पे हुआ। उसके बाद वापस डॉलर गिरा, गोल्ड चलता रहा। उसके बाद डॉलर कॉन्टिन्यूअसली एक रैली किया 2011 से मोटा मोटी 2017 तक 17 तक, और कॉन्टिन्यूअसली गोल्ड एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। उसके बाद हल्का वोलाटिलिटी गया, उसके बाद 2018 के बाद डॉलर फिर ऊपर मूव किया और गोल्ड भी कंसोलिडेट किया। उसके बाद फाइनली 2020 वाला चैप्टर आया कोविड का, जो एक महीने के लिए सडनली एक सिचुएशन बना था। देखिए ये थोड़ा एबनॉर्मल अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन है क्योंकि एक पैंडेमिक पीरियड था, इसको किसी भी हिस्टोरिकल व्यू के साथ को तो रिलेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1932 का, सॉरी 1920 का डेटा लगेगा जब स्पेनिश फ्लू आया था। तो हम लोग उतना पीछे नहीं जाएंगे, एक 100 साल पुराना हिस्ट्री घाट के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद देखिए डॉलर इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली गिरा आफ्टर मार्च 20, गोल्ड बढ़ा, उसके बाद डॉलर बढ़ा, गोल्ड गिरा। अभी डॉलर नीचे की तरफ में है, गोल्ड वापस जाके ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। तो आगे चल के अगर डॉलर इंडेक्स नीचे नीचे तरफ आ जाता है तो तब जाके गोल्ड ऊपर की तरफ चलना चालू रहेगा। और एक चीज़ हो सकता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऊपर की तरफ में आ जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा माने टेक्निकल हो गया, टफ बात हो गया, डॉलर का भी उतना आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ अगर फेड रेट कट हुआ तो हो सकता है डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाए, तो हम उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि गोल्ड 2000 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है, बाकी उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहीं पे भी रहे उसको या तो वहीं खड़ा रहेगा नहीं तो ऊपर जाएगा। तो यही चीज़ दिमाग में रखना है। और यहाँ पे एक एडवांटेज हम लोग इंडियंस का है दूसरा, जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोग का हाउस वाइफ का जो नेचर है, गोल्ड के प्रति जो इंटरेस्ट है वो एक पॉजिटिव दिखा, और एक पॉजिटिव दिखा वो है US डॉलर वर्सेस INR। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि इंडियन रूपी हमेशा डिप्रिशिएट करता है ऑन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डॉलर के अगेंस्ट में। आप जितना इकोनॉमी आपका ग्रो कर ले उससे मतलब नहीं है, आपका ट्रेड डेफिसिट है कि ट्रेड सरप्लस है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका जो करेंसी है मतलब इंडिया के लिए INR है वो डॉलर के अगेंस्ट में अप्रिशिएट करेगा कि डिप्रिशिएट करेगा। जैसे जानते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, पूरा इकोनॉमी ऑयल के ऊपर खड़ा रहता है आज के प्रेजेंट एज में भी। तो इतना इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से
हम लोग को काफ़ी डॉलर्स परचेस करके फिर ऑयल को परचेस करना पड़ता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हम लोग का करेंसी हमेशा डॉलर के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट ही करता है। तो वो एक हम लोग का पॉजिटिव साइड भी है यहाँ पे कि जब भी समझ लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, डॉलर का प्राइस भी बढ़ रहा है, हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है दूसरे देश की तुलना में। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे एम सी एक्स क्रूड प्राइस, एम सी एक्स गोल्ड प्राइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पिछला हाई से काफ़ी ऊपर चला गया है, और जो ओरिजिनल गोल्ड है डॉलर वर्जन में वो पिछला हाई को जस्ट ही ब्रेक किया है। ये डिफरेंस इसीलिए आया कि ये दोनों का हाई के बीच डॉलर काफ़ी अप्रिशिएट किया, मतलब आईएनआर डिप्रिशिएट किया है। तो वैसे ही होता है जब गोल्ड का प्राइस समझ लीजिएगा गिरेगा, समझ लीजिए यहाँ से गोल्ड का प्राइस गिरता है तो डॉलर को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। डॉलर ऊपर चढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आईएनआर भी वैल्यू बढ़ेगा। मतलब समझ लीजिए आज 82 में है, कल गोल्ड गिरा तो डॉलर ऊपर चढ़ा तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपका आईएनआर चला गया 90 में, तो ऑटोमेटिक आपका लॉस रिड्यूस हो जाता है। तो एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है, डिप्रिसिएशन कम होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल जगह है, वो उस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रख के हम लोग को टाइम बिता लेना है, बाकी ये एडजस्ट होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है इंडियन मैंने बायर्स के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए और बेसिकली टेक्निकल्स के ऊपर हम लोग का एक गोल्ड में बुलिशनेस दिख रहा है, जिसमें हम गोल्ड आने वाले टाइम के लिए बाई कर सकते हैं, या अगर है तो होल्ड कर सकते हैं। देखिए गोल्ड बाई करना तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अपने गोल्ड को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे अपना टैक्स बचेंगे, क्योंकि आज के डेट में गोल्ड एक बड़ा सा एसेट क्लास में कन्वर्ट हो गया है। अभी इंडियंस काफ़ी अवेयर हो गए हैं गोल्ड के वैल्यू के बारे में। काफ़ी लोग बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। प्लस गोल्ड एक अच्छा सोर्स हो गया है इंस्टेंट लोन का, किसी भी आदमी को बिजनेस के लिए हो चाहे मेडिकल पर्पज़ के लिए हो, कभी भी कुछ अर्जेंट लोन का ज़रूरत होता है तो आदमी गोल्ड लेके बैंक में जाता है, आधा घंटा एक घंटा में उनको कैश लोन मिल जाता है। तो ये सब सिर्फ गोल्ड आपका एसेट क्लास नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, आपका इमरजेंसी सेविंग्स भी है, जो आपको इमरजेंसी में किसी भी पर्पज़ के लिए, समझ ले बच्चे का एडमिशन है, लास्ट डेट है, आपका पैसा चेक बाउंस किया, कुछ दिक्कत हुआ, अचानक गोल्ड ले जाके आप लोन करके एडमिशन करवा सकते हैं। मेडिकल पर्पज़ में भी इमरजेंसी में काम आते हैं। तो गोल्ड का ये सब पॉजिटिव साइड्स भी है एक्सेप्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिटर्न। तो इसलिए गोल्ड किसी भी हालत में एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहना है। और ये हम लोग का क्रेडिट गोज़ टू द वाइब्स, तो उसके उन लोगों के वजह से हम लोग के घर में कुछ ना कुछ गोल्ड रहता ही है एज़ पर आवर अफोर्डेबिलिटी। और जो लोग अफोर्डेबिलिटी होने के बाद भी अच्छा खासा गोल्ड होल्ड नहीं करते हैं, वो शायद आज के बाद समझ जाए गोल्ड का वैल्यू हमारा वीडियो को देखने के बाद। और अगर पहले से ही समझे हुए हैं तो ऑलरेडी आप इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुके होंगे। तो टेक्निकल्स गया, गोल्ड को कौन बढ़ा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये तो डिस्कस हुआ। लेकिन हम लोग गोल्ड खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ पे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, ये सब। तो गोल्ड को खरीदने का सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है फिजिकल गोल्ड। ठीक है, फिजिकल गोल्ड सबसे पॉपुलर मेथड है, लेकिन फिजिकल ये भी वही कारण है कि घर वालों को ज्वेलरीज चाहिए तो उस हिसाब से, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका गोल्ड है तो चोरी होने का डर है। नंबर टू, गोल्ड ज़्यादा है तो उसको रखने का जगह का प्रॉब्लम है, तो आपको बैंक में लॉकर में रखना पड़ता है जिसका एक चार्जेस देना पड़ता है। अब दूसरा इशू है प्योरिटी इशू। आप कहीं से भी खरीदे, देखिएगा आपको एक डाउट है, जितना या तो हॉलमार्क नहीं है तो फुल डाउट है, अगर हॉलमार्क भी है फिर भी कहीं ना कहीं आपको डाउट रह जाता है कि गोल्ड उतना प्योर है कि नहीं है। थर्ड, आप जब बनाने जाएंगे गोल्ड ज्वेलरी, उसका एक मेकिंग चार्ज आता है जो बाद में चल के आपको कोई वैल्यू नहीं देता है। फोर, जब आप गोल्ड खरीदने जाएंगे ज्वेलरी, आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। ये हो गया। फिफ्थ, आपका गोल्ड अगर खरीदे, उसके समझ लीजिए वैल्यूएशन आपका रिटर्न में चला गया और गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है, उसके ऊपर भी एक इनकम टैक्स अप्लाई होता है। सिक्स जो होता है, समझ लीजिए गोल्ड एक
पुराना डिज़ाइन का है, उसको नया डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी एक मैन्युफैक्चरिंग के चार्ज बावजूद एक लॉस मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब